तो 13.1 में कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और लिमिट्स वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं जो कि काफ़ी इजी हैं, ऐसी बात नहीं है। 11th क्वेश्चन देखते हैं। अब लिमिट x टेंड टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a और देखो आगे लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना उसका हमारे लिए कोई काम नहीं है। ठीक है, वो तो बस एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। हमें तो सीधा यहाँ पर लिमिट डालनी है। अब देखते हैं लिमिट डालने पर क्या होता है। मुझे बताओ, तुम्हें इस तरह से मैंने करवाया था, हमें x की वैल्यू इसके अंदर क्या पुट करनी होती है 1। जहां जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर तुम्हें क्या वैल्यू डाल देनी है, ये वाली, ये जो 1 लिखा हुआ है आगे। अब इस 1 को यहाँ पर पुट करना है, तो देखो कितनी आसानी से पुट हो जाएगा। यहाँ पर मैं x की जगह डाल रहा हूँ 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी x की जगह आ गया 1 प्लस सी। इसी तरह से नीचे भी देखो, यहाँ पर x की जगह मैं डालूंगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पर b के साथ भी 1 प्लस a। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 और 1 को गायब कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a की 1 स्क्वायर से करोगे तो a ही आएगा a, b की 1 से करोगे b ही आएगा b प्लस c। और नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, c की 1 से करोगे तो c ही आएगा c प्लस b की जगह b ही है और यहाँ पर भी तुम्हारा क्या रहेगा a। अब जरा ऊपर देखो, ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी और नीचे भी देखो यही तो लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म सेम है, बस इधर उधर लिखी हुई है। तो प्लस में तो सब चीजें सेम ही होती हैं। ये तुम्हारी कटने के बाद आ जाएगी आंसर 1। ठीक है, तो काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू -2। लिमिट हमें बताई गई है x टेंड टू -2 और क्वेश्चन हमें दिया गया है 1/x प्लस 1/2 और होल अपोन में है x प्लस 2। तुम्हें याद होगा मैंने दो फॉर्म तुम्हें बताई थी इनडिटरमिनेट फॉर्म। पहली फॉर्म मैंने बताई थी 0/0 और दूसरी फॉर्म बताई थी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ये दोनों ही कौन सी फॉर्म होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसका मतलब ये होता है बाई चांस अगर क्वेश्चन में ये फॉर्म बन जाती है तो क्वेश्चन को उस तरह से सॉल्व नहीं करते हैं, फिर कुछ और नया करते हैं जिससे क्वेश्चन आसानी से हो जाए। तो देखते हैं, अगर ये वाली फॉर्म बन जाए बाई चांस या ये वाली फॉर्म बन जाए तो हम क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे, फिर उसे नए तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो पहला काम तो यही है कि लिमिट डाल के देखें। तो चलो लिमिट डालते हैं। देखो 1/x, तुम्हें मालूम है ना x की जगह मैं क्या लिमिट डालने वाला हूं, -2। ये जो यहाँ पर लिखी हुई होती है ना वैल्यू x की, हम वही वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पुट करने वाले होते हैं। तो x की जगह आ जाएगा -2 और ऊपर है 1 प्लस 2 और नीचे देखो यहाँ पर भी x की जगह क्या आएगा -2 और +2। ध्यान रखना ये जो अपोन में माइनस होता है, चाहे नीचे लगा हुआ हो चाहे ऊपर लगा हुआ हो, एक ही बात है। ये जो माइनस होता है किसी फ्रैक्शन में, चाहे ये माइनस नीचे वाले में लगा हुआ हो डिनोमिनेटर में, चाहे ऊपर वाले में लगा हो, इसको कहीं पर भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको नीचे की बजाय कहां पर लगा रहा हूं, सामने, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मान लो अगर -2/3 है और 2/-3 है तो दोनों में कोई फर्क नहीं होता। इसका भी माइनस सामने आ सकता है और इस वाले का माइनस भी सामने आ सकता है, कहीं पे भी लगा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। अब देखो माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2, ये तो कट गई ना टर्म, ऊपर तो क्या बन गया 0। माइनस का 1/2 प्लस के 1/2 से कट गया। अब नीचे दो माइनस का 2 और प्लस का 2, ये भी कट गया। तो कौन सी फॉर्म बन गई हमारी, इनडिटरमिनेट फॉर्म। यानी कि क्वेश्चन को मैं अब अपनी तरफ से चेंज करूंगा। ठीक है, इस पे यहाँ पे क्रॉस बना देना, अब इसको नहीं कर सकते।
तुम अपनी आंसर शीट में इतना उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में भी। उसके बाद लिख देना नॉट पॉसिबल। फिर अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये गलत कर दिया हमने, हमने सही करा है, फॉर्म इंडिटरमिनेट बन गई है, तो क्वेश्चन को अब आगे नहीं किया जा सकता। अब इसी क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से करना है, और मैंने बताया था जो बेसिक तुम्हें दिखाई दे वही ट्राई करो। जैसा कि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि अगर मैं ऊपर एलसीएम ले लूं x और 2 का तो शायद बात बन जाए, तो पहला काम मैं यही करने वाला हूं, मैं ऊपर क्या लेने वाला हूं, एलसीएम। तो देखो x और 2 का एलसीएम तुम्हें मालूम होना चाहिए, 2 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी 2x, तो ऊपर तो एलसीएम आ गया 2x। अब देखो क्रॉसिंग, 1 की 2 से कर दी 2, x की 1 से कर दी x, ये हो गया। और होल अपॉन में क्या चल रहा है, x प्लस 2। होल अपॉन में कौन सी टर्म चल रही थी, x प्लस 2। तो मैं मालूम है इसकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 की सबसे ऊपर वाले से, इसका मतलब सबसे नीचे वाले की सबसे ऊपर वाले से और इनकी आपस में, ठीक है। तो देखो किस तरह से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब मुझे मिला हुआ है लिमिट x टेंड टू -2। देखो 1 की तो सबसे ऊपर हो गई, 2 प्लस एक्स ही रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इन दोनों की आपस में हो जाएगी, 2x की x प्लस 2 से हो जाएगी, तो करना मत, बस लिख के छोड़ दो, 2x की मल्टीप्लाई x प्लस 2 से। मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी अभी पता चल जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करी थी, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, 2 प्लस एक्स, और नीचे भी क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस 2, तो एक ही तो बात है, 2 प्लस एक्स हो चाहे x प्लस 2, एक ही बात होती है, तो ये वाली टर्म अब कट सकती है। अब तुम लिमिट डाल सकते हो अगले स्टेप में, पहले एक बार नोट कर लेना फिर लिमिट डालना। ऊपर तो कट गया तो 1 रह गया नीचे वाले से, और नीचे रह गया है 2x। अब देखो लिमिट डालोगे और तुम्हें x की जगह क्या लिमिट डालनी है, -2, यानी कि 1/2 और ब्रैकेट में -2, और 2 की 2 से होगी तो ये बनेगा तुम्हारा 4, वो भी माइनस का, तो आंसर आ जाएगा -1/4। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 से पहले मैं तुम्हें 3 फॉर्मूले नोट करा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूले वाले पेज पर लिख लेना। देखो लिमिट अगर x टेंड टू 0 हो, लिमिट कहां पर टेंड कर रही हो, 0 पर, x की वैल्यू कहां की तरफ टेंड कर रही हो, 0 की तरफ। और अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है sin x अपॉन में x, सपोज ऐसी ट्रिग्नोमेट्री हमें दे रखी थी sin x अपॉन में x, तो ध्यान रखना इस वाली लिमिट की वैल्यू होती है 1। तुम सीधा इसका फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो, 1, लेकिन कंडीशन ध्यान रखो, कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो एंगल ऊपर साइन का होगा ना, जैसे कि x लिखा हुआ है, वही एंगल नीचे लिखा हुआ होना चाहिए। अगर मैं तुमसे कह दूं कि ऊपर थीटा है और नीचे अल्फा है, तो क्या लिमिट लग पाएगी 1, तब तुम नहीं लगा सकते। कंडीशन ये कि ऊपर वाला एंगल और नीचे वाली चीज ये दोनों कैसे होनी चाहिए, सेम। एक एग्जांपल और देखो, साइन 30 अपॉन में 30, और अगर तुम लिमिट लगाते हो x टेंड टू 0, ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे में भी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि कंडीशन क्या होती है कि ऊपर वाला एंगल और नीचे वाली टर्म कैसी होनी चाहिए, सेम। अगर वो टर्म तुम्हें सेम नहीं मिली तो तुम लिमिट की वैल्यू 1 नहीं लगा सकते, ठीक है। और अगर एंगल सम नहीं है तो उसे बनाओ। हाँ, इसी की तरह एक फॉर्मूला और होता है, वो भी लिख लो, बिल्कुल इसी की तरह है, बस फर्क इतना है वो tan में होता है, tan x अपॉन में x। उसकी भी यही कंडीशन है कि ऊपर जो एंगल है tan का, वही एंगल नीचे होना चाहिए। सपोज ऊपर लिखा हुआ है tan y, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, y, ठीक है। तो इसकी भी लिमिट क्या होती है, 1। तो इन दोनों ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स को टॉप पर लिख लो या कहीं एक तरफ लिख लो। इन दो के अलावा एक फॉर्मूला और होता है ट्रिग्नोमेट्री का, हाथ के हाथ वो भी लिख लेना, तीनों एक साथ हो जाएंगी। लिमिट x टेंड टू 0, ये थोड़ा अलग है, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में x। हालांकि कंडीशन इसकी भी यही है, देखो बस इतना फर्क है, ये 1 माइनस में लिखा जाता है। तो देखो 1 माइनस कोस एक्स, जो एंगल ऊपर लिखा हुआ है वही टर्म नीचे होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू बनेगी 0। अगर ऊपर वाला एंगल और नीचे वाली टर्म ये दोनों सेम है
तो उसकी वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर 0। ठीक है, अगर यहाँ पर एंगल होता थीटा और नीचे है एक्स तो बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, नीचे एक्स और ऊपर एक्स दोनों सेम होने जरूरी हैं, इस तरह से। ठीक है, तो देखो इसकी लिमिट होती है 0 और इन दोनों की लिमिट होती है 1। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ये दे रखा है हमें x टेंड टू 0 साइन ए एक्स अपॉन में बी एक्स, साइन ए एक्स अपॉन में बी एक्स। अच्छा, ध्यान रखना, अब देखो लिमिट हम लगा सकते थे, इसमें हम लिमिट 0 लगा सकते थे, लेकिन उसका एक रीजन है। ऊपर साइन ए एक्स है ना, नीचे भी क्या होना चाहिए था, ए एक्स। हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। ऊपर वाला एंगल क्या लिखा हुआ था, ए एक्स, और वही ए एक्स नीचे होना चाहिए था। क्या नीचे ए एक्स है, नहीं है, अभी हम लिमिट नहीं लगा पाएंगे। देखो नीचे एंगल वो नहीं है जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर था ए एक्स और नीचे लिखा हुआ है बी एक्स। ठीक है, लेकिन हम एडजस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। अब देखो मैं कैसे एडजस्टमेंट करूंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी लिमिट के अंदर कोई कांस्टेंट होता है ना, जब भी लिमिट के क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट टर्म दे रखी होती है, जैसे कि नीचे हमें क्या दे रखा है, बी। बी एक कांस्टेंट टर्म है, तो उस कांस्टेंट को तुम बाहर ले सकते हो, जैसे ब्रैकेट के बाहर लेने का काम होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। बस फर्क इतना है, इस बी को पूरा ही बाहर ले लेंगे, लिमिट के क्वेश्चन से ही बाहर कर देंगे। देखो कैसे, यहां पर था ना बी, मैं तुम्हें एक स्टेप करके दिखाता हूं। बताओ, अगर नीचे बी है तो तुम उसको ब्रैकेट में ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1/b। तुमने नीचे वाले b को क्या लिख दिया, अलग करके 1/b। ऐसा हम कर सकते हैं, मैं एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो अपोन में लिखा हुआ है 5x, तो तुम ऐसा जरूर कर सकते हो कि 1/5 अलग कर दिया और 1/x अलग कर दिया। नहीं पता है तो ध्यान रखो, मान लो अगर 1 में लिखा हुआ है cx, तो तुम इसमें भी ऐसा कर सकते हो, 1/c अलग कर दिया और 1/x अलग कर दिया। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो देखो मैंने नीचे वाले बी को बिल्कुल अलग कर दिया। अब देखो लिमिट से बाहर कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, जो चीज तुमने यहां पर लिख रखी है उसी को उठाकर बिल्कुल बाहर कर दो। ठीक है, और ऐसा करने में तुम्हें स्टेप वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेप के अंदर कर सकते हो। ये तो सिखाने वाली बात थी, इसलिए मैंने 2 स्टेप में करके दिखाया है। तुम सीधा यहां से बी उठाकर बाहर पहुंचा सकते हो, 1/b, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो तुम्हारे पास जो एंगल बचा हुआ है वो सिर्फ x बचा हुआ है। अब अगले स्टेप में मैं एक एडजस्टमेंट करूंगा इसके अंदर। तो मैं मालूम है ना, नीचे मुझे इसके साथ क्या चाहिए, अगर इसके साथ यहां पर a होता, अगर यहां पर a होता तो मेरा काम चल जाता। अगर यहां पर साइन ए एक्स के नीचे ए एक्स होता तो मेरा काम चल जाता, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए, a। तो देखो a को मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूं, मैंने यहां पर a से तो मल्टीप्लाई दे दिया, यहां पर a से डिवाइड दिया ना, साथ में मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, a से डिवाइड दे दिया और उसी a से यहां पर बाहर एडजस्ट कर दिया। देखो a से डिवाइड दिया और बाहर a से मल्टीप्लाई दे दी, कोई फर्क पड़ेगा, बाद में सॉल्व करोगे तो कट जाएगा, तो फर्क तो पड़ नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कर देता हूं, a से यहां पर मल्टीप्लाई दे दिया और a से यहां पर डिवाइड दे दिया। ठीक है, और अभी मैंने बताया था अगर कोई कांस्टेंट बाहर आ रहा है तो उस कांस्टेंट को बिल्कुल ही बाहर पहुंचा दो। ठीक है, इस कांस्टेंट को, ये जो बाहर वाला, इस वाले को बाहर मत पहुंचाना, क्योंकि इसकी तो जरूरत पड़ेगी हमें। इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मुझे क्या बनाना है, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए पड़ रही है, हमें पहुंचाना है बाहर सिर्फ इस वाले ए को। एक काम करो, इस वाले ए को यहां से हटाकर इसके ऊपर यहां पर लगा दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें मालूम है इसका फॉर्मूला होता है, अभी अभी मैंने लिखवाया था, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। ये होता है लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन में x। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। 0 नहीं होता, 1 होता है। तो तुम देख सकते हो लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax अपॉन में ax, मैंने बना लिया इसको, और इस कंप्लीट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1।
तो मुझे बताओ ए अपॉन में बी, बाहर तो कांस्टेंट चल ही रहा था साथ में, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई है 1। हाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए अपॉन में बी की, तो ए अपॉन में बी ही आएगा आंसर। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट था, टिक कर लेना, और इजी भी था। क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट x टेंड टू 0 साइन ए एक्स अपॉन में साइन बी एक्स। साइन ए एक्स अपॉन में साइन बी एक्स। अब देखो मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, तो मैं मालूम है ना, ऊपर भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है, नीचे भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों में क्या दे रखे हैं, साइन। दोनों में हमें क्या दिया गया है, साइन। अब देखो मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूं, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि हम किसी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हें ये मालूम है ना, अगर कोई फ्रैक्शन होता है हमारे पास x अपॉन में y, अगर कोई सिंपल सा फ्रैक्शन है x अपॉन में y, तो जिस टर्म से तुम न्यूमरेटर को डिवाइड दे रहे हो, उसी टर्म से तुम किसको डिवाइड दे सकते हो, y को। डिनोमिनेटर को भी तुम्हें उसी टर्म से क्या देना पड़ेगा, डिवाइड। ऐसा हम कर सकते हैं। मान लो एक फ्रैक्शन था तुम्हारे पास x प्लस वाई अपॉन में z प्लस एक्स, तो जिस टर्म से तुम न्यूमरेटर को डिवाइड देने वाले हो, सपोज तुम इस पूरी टर्म को डिवाइड देने वाले हो x से, उसी टर्म से तुम्हें किसको डिवाइड देना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, उसी टर्म से देना पड़ेगा x से। ठीक है, तो ध्यान रखना तुम्हें सेम टर्म से क्या देना पड़ता है, दोनों को डिवाइड। अब देखो डिवाइड देने के लिए मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं धीरे धीरे से फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा। अब मैं ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक टर्म से डिवाइड दे रहा हूं। देखो ऊपर भी मैंने किससे डिवाइड दे दिया, x से, और उसी टर्म से मुझे किसे डिवाइड देना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को। मतलब नीचे वाले साइन bx को भी मैं किससे डिवाइड दूंगा, x से। ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो किसी भी टर्म से जब तुम न्यूमरेटर को डिवाइड देते हो, उसी टर्म से तुम्हें किसको डिवाइड देना पड़ता है, डिनोमिनेटर को। तो मैंने यहाँ पर x से डिवाइड दिया है न्यूमरेटर को, और x से डिवाइड दिया है डिनोमिनेटर को। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या फॉर्मूला बनाने के लिए इतनी सी जरूरी बात होती है या कुछ और भी चाहिए, बताओ। ऊपर क्या एंगल लगा हुआ है, ax, नीचे भी क्या होना चाहिए था, ax। केवल x आया है अभी हमारे पास। अब नीचे देखो यहां पर लिखा हुआ है साइन bx, मतलब एंगल क्या है, bx है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए था, bx। लेकिन मेरे पास सिर्फ क्या लिखा हुआ है, x। ठीक है, यानी कि मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ऊपर a की, और नीचे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, b की। तो देखो एक एडजस्टमेंट और करेंगे, और वो कुछ खास एडजस्टमेंट नहीं, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो मैंने बताया था यहाँ पर a चिपकाना है ना नीचे, तो देखो मैंने a से यहाँ पर डिवाइड दे दिया, और बाहर a से क्या कर दी, मल्टीप्लाई। ए से नीचे डिवाइड दिया, और ए से यहाँ पर साइड में क्या कर दी, मल्टीप्लाई। कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा, कट गया। देखो आपस में कट किया तो ठीक है, ठीक है, लेकिन काटना नहीं है, क्योंकि काटने के लिए नहीं डाला है। और नीचे तुम्हें किस एडजस्ट करना पड़ेगा, बी से। तो देखो मैंने फिर से बी से डिवाइड करा, और यहीं पर ही बी से मैंने क्या दे दी, मल्टीप्लाई। बी से मैंने क्या दे दी, मल्टीप्लाई। अब तुम्हें मालूम है ये ए और ये बी, ये दोनों कांस्टेंट है, और इनकी जरूरत नहीं है। इन दोनों कांस्टेंट की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ ए और बी को बाहर भेज दो, ए आ गया ऊपर से और बी आ गया नीचे से, ए अपॉन में बी बाहर आ गया, और अंदर रह गई है सिर्फ लिमिट। और लिमिट भी मैंने क्या बना रखे हैं, फॉर्मूले, साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स, और नीचे वाली लिमिट भी मैंने अलग कर दी। ऐसा हम कर सकते हैं, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेपरेट लिमिट दे दी है। ऊपर बी एक्स अपॉन में बी एक्स, तुम देख सकते हो मैंने ऊपर भी लिमिट अलग से लगा दी और नीचे भी लिमिट अलग से लगा दी है। और तुम्हें ये भी मालूम है इसकी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1, और इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, 1। तो कुल मिलाकर 1 अपॉन में 1 1 ही आएगा ना, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई जब ए अपॉन बी से करोगे, तो ए अपॉन में बी ही आंसर आएगा। ठीक है, तो टिक कर लेना इस पर भी, 2 नंबर के लिए बहुत सही क्वेश्चन है। हमने किस तरह से लिमिट चेंज करी है उसकी, क्वेश्चन को एडजस्ट करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
लिमिट x टेंड टू पाई sec पाई माइनस एक्स और पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो कैसे आंसर निकालते हैं इसका। पहले तो लिमिट ही डालकर देखते हैं, देखते लिमिट डालने पर क्या आता है। मुझे बताओ, जब मैं इधर पाई पुट करूंगा तो ये बनेगा ना sec पाई माइनस पाई। लिमिट पुट करने पर ऊपर x की जगह पाई में डालता हूं तो क्या बन जाएगा, पाई माइनस पाई, और अपोन में भी क्या आएगा, पाई माइनस पाई। देखो नीचे तो पाई माइनस पाई जीरो हो गया, जीरो से इसकी मल्टीप्लाई पाई से होगी, जीरो ही हो जाएगा। तो नीचे तो कुल मिलाकर क्या आ रहा है, जीरो। नीचे क्या वैल्यू आ रही है, जीरो। अब ऊपर देखते हैं ऊपर क्या आ रहा है। हाँ, पाई माइनस पाई जीरो। अब sec जीरो की वैल्यू, cos जीरो की वैल्यू होती है 1, तो sec जीरो की वैल्यू भी क्या होती है, 1। ध्यान रखना, इसको हम नहीं कहते इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये तो हो सकता है, इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं माना जाता। ठीक है, ध्यान रखना, इनडिटरमिनेट फॉर्म मैंने ये लिखवाई थी 0 बाय 0, जब ऊपर भी 0 बनता तब बनती इनडिटरमिनेट फॉर्म। अभी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, अभी तो ये वैलिड आंसर है। हाँ, इसको तुम चाहो 1/0 ही छोड़ सकते हो आंसर में, या फिर तुम इसको लिख सकते हो इन्फिनिटी। जब किसी के भी अपोन में जीरो होता है ना, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। x की जगह यहां पर पाई डाला है और ऊपर भी x की जगह क्या डाल दिया है, पाई। पाई माइनस पाई जीरो। sec जीरो की वैल्यू देखनी थी, cos जीरो की 1 होती है, तो sec जीरो की भी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो sec जीरो की वैल्यू आ गई 1 और नीचे जीरो है ही। ठीक है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता, मतलब इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लिमिट x टेंड टू 0 cos x अपॉन में पाई माइनस एक्स। तो देखो इसमें पहले हम लिमिट डाल के देख लेते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है या नहीं आती है, क्या पता वैसे ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो डालकर देखते हैं। देखो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 डालता हूं तो ये बनेगा cos 0 और पाई माइनस पाई। पाई माइनस पाई क्या होता है, 0। ठीक है, ऊपर मुझे बताओ cos 0 की वैल्यू क्या होती है। ध्यान रखना, cos 0 की वैल्यू 0 नहीं होती, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। पाई माइनस पाई 0 होता है और 1/0, अब ये भी मैंने बताया है, ऐसा नहीं होता कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये होती है वैल्यू, ये होता है नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट बता रखी है x टेंड टू 0 cos 2x माइनस 1 और होल अपोन में है cos x माइनस 1। देखो जब भी फॉर्मूला लगाने का मौका मिले तो जरूर लगाओ, लेकिन लगाने से पहले एक बार लिमिट डाल के देख लिया करो। देखो मैं लिमिट डाल के दिखाता हूं तुम्हें। मुझे बताओ, इधर cos 0 की वैल्यू डालोगे और cos 0 हम ऐसे लिख देंगे फिर, क्योंकि देखो मैंने 0 क्यों लिख दिया डायरेक्ट, अगर x की वैल्यू 0 डालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होके वो 0 ही हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई 0 की जब होएगी तो 0 ही हो जाएगा, तो कुल मिलाकर cos 0 माइनस 1 अपोन में भी क्या है, cos 0 माइनस 1। हाँ, cos 0 की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, अभी अभी बताया था, cos 0 की वैल्यू होती है 1। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो बताओ 1 माइनस 1 ऊपर तो आ गया 0 और 1 माइनस 1 अपोन में भी क्या आ गया, 0। ये तो बन गई इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे, अब अलग तरीके से करेंगे जो हमें पहले ही करना चाहिए था। अब देखो इसमें मैं कैसे चेंज करूंगा, तो मैं मालूम है cos 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास। कितने फॉर्मूले होते हैं cos 2x के, 4। अब सोचना ये है कि कौन सा लगाएं, तो देखो हम वो लगाएंगे जिससे नीचे वाला cos कट जाए, जिससे नीचे वाला cos कटने के लिए कुछ मतलब एडजस्टमेंट हो जाए। तो cos 2x का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, याद होगा ये वाला फॉर्मूला। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, और अपोन में यही चल रहा है
cos x -1। अब देखो ये किस तरह से कटेगा, मुझे बताओ। -1 और -1 आपस में क्या हो जाते हैं, -2। -1 और -1 को जब ऐड करोगे तो इनकी वैल्यू क्या बन जाएगी, -2। यानी कि तुम लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 2 और अपोन में क्या चल रहा है, cos x -1। मुझे बताओ ऊपर से एक टर्म कॉमन आ रही है ना 2। जब भी मैथ्स में कभी भी कोई चीज कॉमन आए तो उसको जरूर लो कॉमन। तो देखो अगले स्टेप में मैं कॉमन लेने वाला हूं और ऊपर से क्या कॉमन लूंगा, 2। तो देखो 2 कॉमन लेने पर अंदर मुझे मिलेगा cos स्क्वायर एक्स -1 और होल अपोन में चल रहा है cos x -1। एक चीज ध्यान रखना, अभी मैंने लिमिट नहीं डाली है और जब तक लिमिट डलती नहीं है, ठीक है, जब तक लिमिट डलती नहीं है तब तक तुम इसके साथ लिमिट लगाकर चलना, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिमिट को जरूर लगाना है तुम्हें, ठीक है, जब तक तुम उसकी वैल्यू डाल ना दो। अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सोल्व। अभी लिमिट नहीं लगाई है, लास्ट में लगेगी लिमिट जब पूरा सोल्व हो जाएगा। अच्छा अभी एक चीज ध्यान रखो, तुम्हें एक फॉर्मूला मालूम होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अब देखो मैं इसमें कैसे फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, मुझे बताओ। मैं 1 को लिख सकता हूँ ना, 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 1 के ऊपर चाहे तुम स्क्वायर लगाना चाहो चाहे क्यूब लगाना चाहो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के ऊपर स्क्वायर लगाया जा सकता है। तो देखो 1 के ऊपर मैंने स्क्वायर लगाया है, ठीक है। अब देखो किस तरह से एडजस्ट मैं करूंगा, कोस पे भी स्क्वायर है 1 पे भी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला बन सकता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फॉर्मूला बनाया जा सकता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखो मैं कैसे चेंज कर रहा हूं, एक बार मैं इस टर्म को लिख रहा हूं माइनस में और एक बार मैं इस टर्म को लिख रहा हूं प्लस में। तो देखो cos x -1 cos x +1, इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी और a प्लस बी। देखो यहाँ पर cos पे भी स्क्वायर था 1 पे भी स्क्वायर था, इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अब नीचे वाला टर्म देखते हैं, cos x -1। हाँ cos x -1 ऊपर भी है और cos x -1 नीचे भी है, ये वाली टर्म तुम्हारी कट गई। तो ऊपर से क्या बचा, देखो लिमिट साथ में चल रही है, कभी लिमिट भूल जाओ। लिमिट क्या चल रही थी, x टेंड टू 0। हाँ 2 की मल्टीप्लाई अभी अंदर करनी बाकी है, लेकिन करने से पहले एक काम करते हैं, लिमिट ही डाल देते हैं, करने की जरूरत नहीं है। पहले इसमें क्या डाल देते हैं, लिमिट। अब देखो मैं किस तरह से लिमिट डालूंगा, तुम्हें मालूम है x की वैल्यू में क्या डालने वाला हूँ, 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो बताओ cos 0 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। 1 की वैल्यू 1 में ऐड होगी तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, और उस 2 की मल्टीप्लाई बाहर वाले 2 से होगी, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 4। ठीक है, तो तुम चाहो तो डालकर देख सकते हो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये जो भी करा था इस पर टिक कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 18 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट x टेंड टू 0 ax प्लस x cos x, ax प्लस x cos x b sin x, b sin x। तो देखो इसकी हमें लिमिट निकालनी है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिमिट निकालना बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। देखो उससे पहले मैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब देखो मैं कैसे एडजस्टमेंट करने वाला हूँ, एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है हमेशा। देखो पहले तो मैं इनके एलसीएम अलग कर रहा हूं, क्योंकि अगर तुमने अभी लिमिट डाल दी ना तो अभी लिमिट डालने पर ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0/0। तो अभी तो लिमिट तुम्हें इसमें डालनी नहीं है, मैं तुम्हें डाल के दिखा देता हूँ 0/0 कैसे बनेगी। देखो x की वैल्यू 0 डालते हैं, बताओ यहाँ पर 0 डालोगे तो ये 0, ठीक है, यहाँ पर 0 डालोगे तो उस 0 की मल्टीप्लाई इससे होगी 0, तो ऊपर तो कुल मिलाकर क्या बन गया है, 0। अब नीचे देखो, नीचे यहाँ पर 0 डालोगे, साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म तैयार है, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है।
तो क्वेश्चन को हम कुछ हटकर सॉल्व करेंगे और कुछ खास सॉल्व नहीं करना है, बस तुम्हें क्या कर देना है, एलसीएम अलग कर दो, ऊपर ए एक्स अपोन में बी साइन एक्स भी अलग कर दो और यहाँ पर भी एक एंगल में कॉस एक्स अपोन में बी साइन एक्स लगा दो। ऐसा करने से हमारा काम चल जाएगा। अच्छा मुझे बताओ कॉस एक्स अपोन में साइन एक्स, कॉस एक्स अपोन में साइन एक्स की वैल्यू, ठीक है। हाँ उससे पहले देखो कुछ सॉल्यूशन कर लेते हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये दो अलग अलग तरह के फंक्शन बन गए, ठीक है। इसमें अब हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने से पहले देखो कैसे इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताओ ये लिमिट तुम्हें दिखाई दे रही होगी, अगर मैं इन दोनों की लिमिट अलग अलग कर रहा हूं, मैंने इस पर भी लिमिट अलग से लगा दी बी साइन एक्स और इस पर भी लिमिट अलग से लगा दी। ऐसा हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर अगर 3 टर्म्स होती हैं या 2 टर्म्स होती हैं, 4 टर्म्स होती हैं, तुम उन चारों टर्म्स पर अपनी अपनी लिमिट लगा सकते हो अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करने में सुविधा रहती है। मैंने इस फंक्शन पर भी अलग से लिमिट लगा दी और इस वाले फंक्शन पर भी अलग से लिमिट लगा दी। तुम ये कह सकते हो कि मैंने लिमिट के अंदर क्या कर दी, एक तरीके से मल्टीप्लाई, लिमिट को मैंने एक तरीके से उनके आपस में क्या करवा दिया है, मल्टीप्लाई। अब देखो कैसे करेंगे आगे का क्वेश्चन, x अपोन में b cos x अपोन में sin x। तुम सोच रहे होंगे cos x अपोन में sin x की वैल्यू कोट बन जाती है, cos अपोन में sin क्या होता है, कोट होता है। वो मैं जान के पुट नहीं कर रहा हूं, अभी वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पुट किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है पुट करने में, ठीक है। लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा अच्छा होने वाला है। अब देखो यहाँ पर जरा गौर से देखो, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो होती है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो होती है और साइन एक्स अपॉन में क्या होता है, एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। अभी मैंने बताया था ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल कैसा होना चाहिए, सेम। ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल कैसा होना चाहिए, सेम, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना इसके उल्टे में भी ये लिमिट अप्लाई हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके उल्टे में भी ये लिमिट अप्लाई हो जाती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स अपोन में साइन एक्स होगा तो भी लिमिट अप्लाई हो जाती है, लेकिन कंडीशन वही है, एंगल क्या होना चाहिए, सेम। अब देखो यहाँ पर उल्टे वाले केसेस बन रहे हैं। मुझे बताओ एक्स ऊपर है साइन एक्स नीचे है, ये उल्टा केस है ना, और अब यहाँ पर देखो एक्स ऊपर है और साइन एक्स नीचे है, ये भी उल्टा वाला केस है, ठीक है। तो ये वाली लिमिट लगाना हम पसंद करने वाले हैं। अब देखो किस तरह से चेंज करेंगे। मुझे बताओ ये ए अपोन में भी कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट प्रॉब्लम कर रहे हैं फॉर्मूला बनने में, जो भी प्रॉब्लम करे उसे बाहर कर दो, लिमिट के ही बाहर कर दो। देखो ये ए अपोन में बी बाहर चला जाएगा, पहले तो ए अपोन में बी को लिमिट के बाहर कर दो, एक्स टेंड टू जीरो, अंदर क्या रह गया, एक्स अपोन में साइन एक्स, तुम्हें मालूम है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बाद में 1, अभी कर लेंगे प्लस। अब देखो यहाँ पर भी तो कुछ चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं, ये वाला बी प्रॉब्लम कर रहा है ना, 1 अपोन में बी, ये अपोन वाला बी बाहर कर दो, ठीक है। इस अपोन वाले बी को मैंने क्या कर दिया बाहर। अब अंदर देखो क्या क्या रह गया, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, एक्स अपोन में साइन एक्स, और उधर साथ में एक चीज और लगी हुई है कॉस एक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं फॉर्मूला बनने में। अब देखो लिमिट डालते हैं, इस वाले पार्ट को अब रख कर देते हैं। आगे के पार्ट में देखो इसकी वैल्यू तो पहले से ही तैयार थी, क्या हो गई 1, तो मैंने उसको लिखा ही नहीं अगले स्टेप में, इसकी वैल्यू क्या रह गई 1। बताओ यहां से रह गया 1 अपॉन बी, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 1, इसकी वैल्यू तो हो गई 1, ठीक है। और जब जीरो पुट करोगे कोस में, जब तुम जीरो पुट करोगे कोस में, तो कोस जीरो की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। देखो जब तुमने जीरो इसके अंदर पुट करा होगा तो इस लिमिट की वैल्यू क्या बनती है, 1, और जीरो जब कोस में पुट करोगे तो कोस जीरो की वैल्यू भी क्या होती है, 1, ठीक है। अब देखो यहां से तो रह गया ए अपॉन में बी और 1 इंटू 1 कुल मिलाकर 1 है ना। एलसीएम लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो रहने दो, वैसे एलसीएम लेने पर ये आएगा ए प्लस 1 अपॉन में बी, क्योंकि बी और बी का एलसीएम कैसा आएगा, बी, सेम आएगा, तो ऊपर वाली टर्म सेम ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा टिक कर लेना, इस पर भी इंपॉर्टेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो,
साइन ए एक्स प्लस बी एक्स। ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। तो देखो जब भी साइन वगैरह आए करे ना लिमिट वाले के क्वेश्चन में, तो कोशिश करे करो जो फॉर्मूला मैंने बताया है वही बनाओ, ठीक है, वही साइन वाला। लिमिट पर क्या हो जाता है 1, ठीक है, तो कोशिश करो कि वही फॉर्मूला बनाने की हम कोशिश करें, ठीक है। अब देखो हम एडजस्टमेंट करेंगे। आज की क्लास में मैंने ये बता दिया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम एक टर्म से डिवाइड दे सकते हैं। अगर तुम न्यूमरेटर को किसी एक टर्म से डिवाइड देना चाहते हो तो तुम्हें उसी टर्म से किसको भी डिवाइड देना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को भी। अब देखो मैं फिर से वही एडजस्टमेंट कर रहा हूं, मैं फिर से डिवाइड दूंगा। मैं ऊपर भी किससे डिवाइड देने वाला हूं इस बार, बल्कि मैं अलग अलग डिवाइड दे रहा हूं। यहां पर भी मैंने x से डिवाइड दिया और इस टर्म को भी मैंने x से डिवाइड दिया, ठीक है, और नीचे भी मैं उसी से डिवाइड दूंगा ना। फिर मैंने नीचे भी x से डिवाइड दिया और यहां पर भी x से डिवाइड दे दिया। इसमें कोई करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो कैसे एडजस्टमेंट करना है। देखो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैंने इतने सारे एक्स लगा दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें एक स्टेप करके दिखाता हूं। अगर मैंने ऊपर ये डिवाइड दिया होगा साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन में एक्स, है ना, मैंने ऊपर सिंगल एक टर्म से डिवाइड दिया होगा, तो बाद में ये एक्स का एलसीएम अलग भी तो कर सकता हूं। तो देखो मैंने अलग करके लिखा है डायरेक्ट, मैंने इसके अपॉन में भी वो एक्स अलग कर दिया और इसके अपॉन में भी एक्स अलग कर दिया। तो मैंने सीधा अगले स्टेप वाला काम कर दिया है, मैंने दोनों को x से डिवाइड करा है और यहाँ पर भी दोनों को x से डिवाइड करा है। कंडीशन ये होती है कि न्यूमरेटर को जिससे डिवाइड कर रहे हो उसी टर्म से तुम्हें किसको डिवाइड देना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है। तुम्हें मालूम है फॉर्मूला तो तभी बनता है जब ऊपर वाला एंगल और नीचे वाली टर्म कैसी होती है, सेम। साइन के अंदर हमारा फॉर्मूला तभी बनता है जब ऊपर वाला एंगल और नीचे वाली टर्म कैसी होगी, हमारी सेम। अब देखते हैं सेम है या नहीं, पहले ही देख लेते हैं। जो जो चीजें कटनी है काट दो। देखो ये एक्स से ये गया, ये वाला एक्स से ये गया। ये गलती कभी मत करना कि ये एक्स है वाला एक्स भी काट दिया, वो उसका एंगल है, वो नहीं काट सकते। हम एंगल में कभी भी कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो भी काम होता है बाहर होता है, अंदर कुछ नहीं होता है एंगल के। अब देखो एडजस्ट कैसे करना है। पहले अगला स्टेप लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हमें जो टर्म मिली है वो ये है। देखो यहाँ तो एक्स एक्स कट गया, बी रह गया था, यहाँ पर बचा हुआ है साइन ए एक्स अपॉन में एक्स प्लस बी, और होल अपॉन में क्या बचा हुआ है ए, और वहां से बचा हुआ है साइन बी एक्स अपॉन में एक्स। अब मुझे बताओ अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला बनाने के लिए, अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूं तो फॉर्मूला बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे नीचे बी एक्स होना चाहिए ना, और यहाँ पर क्या होना चाहिए ए एक्स, क्योंकि उसका एंगल क्या है ए एक्स, और नीचे क्या होना चाहिए ए एक्स। इसका एंगल क्या है बी एक्स, तो नीचे क्या होना चाहिए बी एक्स। मतलब एक्स तो हैगा, बी की जरूरत है, और यहाँ पर भी देखो एक्स तो है, किसकी जरूरत है सिर्फ ए की। तो क्यों ना एडजस्ट कर दें। ऐसे मैंने आज कितने करा दिए, ए से यहाँ पर डिवाइड दिया, ए से यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया, बी से यहाँ पर डिवाइड दिया, और बी से यहाँ पर मैंने क्या दिया मल्टीप्लाई। ये चीज तुम्हें आ गई होगी अब, ठीक है, कम से कम दूसरी या तीसरी बार कर रहे हैं। ए से डिवाइड दिया, ए से मल्टीप्लाई, बी से डिवाइड दिया, बी से मल्टीप्लाई। मुझे बताओ जब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट जब इसकी लगेगी तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 1, और इसकी लिमिट भी क्या आ जाएगी 1। मुझे बताओ अगर इसकी लिमिट लगाने पर 1 बनता है तो ए की 1 से करूंगा ए आएगा ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इस वाले पार्ट में जब लिमिट लगेगी तो लिमिट की वैल्यू क्या आएगी 1, तो ए की करने से 1 की मल्टीप्लाई ए, और यहाँ पर बचा हुआ है प्लस बी। अब नीचे देखो यहाँ पर भी ये ए प्लस बी, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, तो उसको भी मत लिखो। ए प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी की वैल्यू कट करके आ जाएगी 1, ठीक है, तो टिक कर लेना। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। जितने भी ये साइन के फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखना।